सकता है 5 साल बाद लोगों को रियलाइज़ हो कि भाई यार मुझे जब पूछना चाहिए था मेरी स्कूल क्यों नहीं बनी, मुझे पूछना चाहिए था मेरी सड़क क्यों नहीं बनी, मेरे अस्पताल में कौन मर गया, तब लोगों को रियलाइज़ होगा कि यार हम ये सब मुद्दों के वक्त तो औरंगज़ेब की बात कर रहे थे। आप एक एक इनके मुद्दे देखिए, ये वो मुद्दे हैं जो भावना भड़काने वाले हैं, ये वो मुद्दे हैं जो मुस्लिम समाज को एक अलग एंगल में दिखाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मुसलमान आइसोलेट हो जाए और हिंदू एक साथ हो जाए, 80% लोग एक साथ रहेंगे तो हम सत्ता में रहेंगे। जैसे कि मैं कल ग्रीन कलर का शर्ट पहन के चले जाऊँ तो कह रहे देखो इससे ग्रीन पहना ना, तो हम तो ऐसे ट्रैप में कि कुछ करे तो भी प्रॉब्लम, कुछ ना करे तो भी प्रॉब्लम। नितेश राणे जी जो कुछ कहते हैं उनको भी मालूम है कि वो एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। मैं आपको नितेश राणे जी के बहुत सारे वीडियो दिखा सकता हूँ जहाँ पे वो मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, आरएसएस के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो ये तो पेड वर्कर है। तो इनको तो आप स्क्रिप्ट दे दीजिए, कल शायद ऐसा भी दिन आएगा कि नितेश राणे जी फिर सेक्युलर साइड पे आएंगे और इन्हीं को गाली देंगे। कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती, मतलब ईरान के शाह नहीं रहे, रूस का ज़ार नहीं रहा, तो कौन रहता है। महाराष्ट्र में बजट सत्र चल रहा है। अगर महाराष्ट्र में जो बजट पेश किया गया उसकी बात करें तो महाराष्ट्र में 9.32 लाख करोड़ का डेब्ट महाराष्ट्र की सरकार पर मौजूदा स्थिति में है। अगर बात की जाए लाड़की बहन की तो उसमें इस सरकार ने, जो इसे गेम चेंजर बोल रही थी, महिलाओं की बात करती थी, उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए कम कर दिए हैं। 1500 से 2100 कब करेंगे इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन इन तमाम मुद्दे को मौजूद होने के बावजूद इसके अलावा हर रोज़ 8 किसान महाराष्ट्र में आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे तमाम मुद्दे मौजूद हैं, लेकिन शायद इस पर बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि बातचीत हो रही है औरंगज़ेब के कब्र पर। मुस्लिम कौन सा मटन खाएगा, हिंदू कौन सा मटन खाएगा, इस पर बातचीत हो रही है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर बातचीत हो रही है कि स्पीकर और लाउड स्पीकर बजाए जाएंगे या नहीं बजाए जाएंगे। तो आखिर महाराष्ट्र में हो क्या रहा है और महाराष्ट्र की ये राजनीति क्या दर्शाती है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं खास मेहमान रईस शेख जी, ये समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, आपने इनको कई बार देखा होगा। बहुत बहुत स्वागत है रईस सर आपका। थैंक यू सुहेल जी। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, इतने सारे मुद्दे हैं। हमने देखा कि जो डेब्ट है, जो कर्ज है महाराष्ट्र की सरकार पर, वो बढ़कर 9.32 लाख करोड़ हो गए, जो आज तक कभी नहीं था। लाड़की बहन एक बहुत बड़ा मुद्दा था, शायद ये माना जा रहा था कि विपक्ष उस पर आक्रामक हो जाएगी, वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस सब के बीच में लव जिहाद का मुद्दा कभी उठता है, कहते हैं 1 लाख से ज़्यादा केस है। कभी अब औरंगज़ेब का मुद्दा उठा है, अब ये कहा जा रहा है कि जो औरंगज़ेब का टोम है या उनकी जो कब्र है उसे खोद देंगे। ये सारी चीज़ों को देखते हैं तो बतौर एक विधायक आप कैसे देखते हैं, विपक्ष के विधायक के तौर पर कैसे देखते हैं, और विपक्ष जो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है महाराष्ट्र के सदन में जो डिबेट हो रहा है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको एज अ भारतीय, एज अ महाराष्ट्रियन देखना चाहूँगा। जब मैं देखता हूँ एक आम नागरिक की नज़र से, तो मुझे लगता है कि जो मेरे मुद्दे हैं, आज जैसे आपने कहा कि हमारा डेफिसिट बहुत बढ़ गया, लोन बहुत बढ़ गया, महाराष्ट्र जैसा राज्य आज 5वें नंबर पे आ गया जीडीपी में। आज टूरिज़्म में हम 4 नंबर पे हैं और सिर्फ नीचे जाते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को छुपाया कैसे जाए? जब विपक्ष ये सवाल पूछने के लिए खड़ा हुआ कि आपके एक मंत्री ने बड़ी क्रूरता से जो लोगों ने मारा भीड़ में एक सरपंच को, उसमें आपका मंत्री इन्वॉल्व है, उस दिन इनको मिल गया औरंगज़ेब। अब मुझे तो लग रहा है कि बीजेपी का आज अलायंस एकदम औरंगज़ेब के साथ है। एक रात पहले इस विषय को उठाया जाता है, दूसरे दिन सभागृह बंद कर दिया जाता है और सिर्फ चलता है औरंगज़ेब। भीड़ का इशू बंद। पहली बार ऐसा हुआ कि एक मंत्री ने रेजिग्नेशन सुबह दिया और सीएम ने उसको अनाउंस नहीं किया। क्यों? सदन के अंदर, क्योंकि हाउस नहीं चल रहा था। सीएम कह रहे हैं हाउस नहीं चल रहा था, मैं क्या करूँ? तो ये जो पास्ट में बार बार जाना और एक नैरेटिव क्रिएट करना, जो शेयर बाजार में हो रहा है, जो इकोनॉमी में हो रहा है, जो आप में मेरे साथ हो रहा है, उसको छुपाने के लिए ये एक बहुत ही घटिया किस्म का राजनीतिक खेल है। हो सकता है 5 साल बाद लोगों को रियलाइज़ हो कि भाई यार मुझे जब पूछना चाहिए था मेरी स्कूल क्यों नहीं बनी, मुझे पूछना चाहिए था मेरी सड़क क्यों नहीं बनी, मेरे अस्पताल में कौन मर गया, तब लोगों को रियलाइज़ होगा कि यार हम ये सब मुद्दों के वक्त तो औरंगज़ेब की बात कर रहे थे, तब हम लव जिहाद की बात कर रहे थे। मैं एक मुस्लिम हूँ, मैंने सरकार से आज कहा कि अगर महाराष्ट्र में कहीं भी फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा है, धर्मांतर हो रहा है, जो किसी को ज़बरदस्ती किया जा रहा है या किसी को कोई जिसको कहते हैं अमाइश, यानी जिसको कोई डरा धमका के या कोई लालच देकर, तो मैं आपसे कहता हूँ कानून बनाइए, इसको रोकिए। लेकिन इसको क्या कह रहे, लव जिहाद, एक धर्म से जोड़कर 2 कमेटियां बन चुकी है 2 साल में, जिनमें सरकार ने कहा कि हम ये सत्य बाहर लाएंगे।
दोनों कमेटी की रिपोर्ट आज तक नहीं आ रही कि भाई एक्चुअली लव जिहाद है क्या, कहाँ चल रहा है, कौन चला रहा है, कितने केसेस हैं, ये आज तक पटल पे नहीं रखा गया। लेकिन बाहर खड़ के 1 लाख लव जिहाद के केसेस हैं। 2 अभी एमएलएज ने बिल लेके आ गए लव जिहाद के नाम से। आप एक एक इनके मुद्दे देखिए, ये वो मुद्दे हैं जो भावना भड़काने वाले हैं। ये वो मुद्दे हैं जो मुस्लिम समाज को एक अलग एंगल में दिखाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मुसलमान आइसोलेट हो जाए और हिंदू एक साथ हो जाए, 80% लोग एक साथ रहेंगे तो हम सत्ता में रहेंगे। लेकिन इसमें नुकसान देश का हो रहा है, राज्य का हो रहा है। मैं सुबह से परेशान हूँ कि मेरे यहाँ अस्पताल में एक महिला की मृत्यु हो गई और उसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार है। मैं सभागृह में बोलना चाह रहा हूँ लेकिन कोई बोलने नहीं दे रहा। क्यों? क्या चल रहा है? लव जिहाद। रईस को देखते ही रईस शेख को लव जिहाद चाहिए, औरंगजेब पे जवाब चाहिए। अरे भाई, औरंगजेब का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? मुझे याद है कि लव जिहाद वाले पर जब हमने चैनल पर भी आपसे बात की थी तब भी ऐसा मुद्दा उठा था, लेकिन आपने ये जानकारी लाई थी कि ऐसे कोई भी केसेस सामने नहीं आए। उनके ही लोधा जी मिनिस्टर थे, उन्हीं के डिपार्टमेंट ने लिख के दिया था कि हमारे पास एक भी केसेस नहीं, एक भी लव जिहाद के केस नहीं है। लेकिन अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 लाख से ज़्यादा केस मौजूद है। भाई मैं कहता हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि फोर्सफुल कन्वर्जन के खिलाफ आप कानून लाइए, चलिए उसमें सभी समाज आ जाएंगे। भाई गलत तो गलत ही होगा ना। अभी जब मैं खुद कह रहा हूँ कि आप लाइए कानून उसके लिए, पर उसको मुसलमान को दिखा के लव जिहाद कहकर, झूठ कहकर 1 लाख केसेस से वातावरण मत बनाइए। सत्य बाहर लाइए। अब इनके आमदारों को अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है। कमेटी बनी हुई है इतने सारे अधिकारियों की और ये लव जिहाद का कानून ला रहे हैं। अरे उसका तो इंतजार करो, अगर तुम्हारे पास तथ्य है तो बाहर लाओ। सर, ये औरंगजेब का जो मुद्दा उठा, दरअसल अबू आज़मी जी की ओर से जिक्र किया गया और उसके बाद ये एक बड़ा मुद्दा बन गया। क्या आप इसे एक सेल्फ गोल मानते हैं कि समाजवादी पार्टी के ही विधायक अबू आज़मी की ओर से ये मुद्दा बनता है, बड़ा बनता है, और उसके बाद होता यह है कि बीजेपी को एक मौका मिल जाता है पूरा ध्यान भटकाने का। धनंजय मुंडे के इस्तीफे से लेकर तमाम परेशानियां महाराष्ट्र में हैं, हर रोज़ किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन अब हर एक चीज़ औरंगजेब 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 पर आकर अटक गया। देखिए, मैं जहाँ तक उनको जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि उन्होंने इस इंटेंशन से नहीं किया होगा कि औरंगज़ेब के बारे में मैं बात करूँगा तो इतना बड़ा बवाल लोग क्रिएट करेंगे। ये लोग माइक्रोस्कोपिक देख रहे हैं। जैसे कि मैं कल ग्रीन कलर का शर्ट पहन के चले जाऊँ तो कह रहे हैं देखो इससे ग्रीन पहना ना। तो हम तो ऐसे ट्रैप में कि कुछ करे तो भी प्रॉब्लम, कुछ ना करे तो भी प्रॉब्लम। मुझे नहीं लगता उनका उद्देश्य कोई ऐसा था, लेकिन हाँ, ये वक्त नहीं था, वो अवॉइड किया जा सकता है। हम सबको सीख मिल गया। जैसे सुबह से मेरे पीछे घूम रहे बूम लेके औरंगजेब औरंगजेब, मैं ना कह रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी एक कंट्रोवर्सी हो चुकी है। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा, मैं उसको नहीं कह रहा कि वो सही है गलत है, पर हिस्टोरियंस कुछ कह रहे, दोनों साइड की स्टोरी है। तो ये बात है कि लोगों को अब अवॉइड करना चाहिए कि हिस्ट्री में, पास्ट में जाना और करंट मुद्दों पे बात करना चाहिए। बीजेपी की एक बहुत बड़ी मीडिया सेल चलती है जो ये परसेप्शन क्रिएट करती है। आप कुछ भी कहिए उसको तोड़ मरोड़ के खड़े करेंगे। अगर मैं आज आज़मी जी के सस्पेंशन को गलत मानता हूँ और मैंने आज प्रोटेस्ट कर दिया तो कहेंगे देखो औरंगजेब के लिए खड़े हो गए रईस शेख। औरंगजेब का कोई लेना देना नहीं। मैं तो सस्पेंशन के प्रोसीजर को गलत मानता हूँ क्योंकि आज़मी साहब ने सभागृह में नहीं कहा था, हाउस में नहीं कहा था, बाहर कहा था। वो सस्पेंशन ही गलत है। लेकिन आप सत्य पे आप कुछ नहीं कर सकते, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप वक्फ बोर्ड के लिए प्रोटेस्ट करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा जिहादी। तो आप जिए कैसे? मेरे डेमोक्रेटिक राइट है कि मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसके बाद मुझे प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। लेकिन आज जो वक्फ बोर्ड के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन सबको जिहादी बताया जा रहा है। यानी आप कुछ मत कहो, आप जिंदा लाश बन के घूमो। ये लेकिन फिर हम जब सदन में जाते हैं या बाहर भी जो मीडिया मौजूद है, मैं भी दिन भर वहाँ पर था, आप भी जाते हैं, इतने सारे मुद्दे हैं महाराष्ट्र में, लेकिन इसका जब जिक्र नहीं होता है। आप जब पॉलिटिक्स में आए, खासतौर पर एमएलए बने, उसके बाद भी हमारी जब निजी चर्चा होती है, आप कई सारे ऐसी चीज़ें कहते हैं कि ये करना है, वो करना है, भिवंडी में ये सारी चीज़ें लानी है, लेकिन जब इसका जिक्र ही नहीं हो रहा है और जब सारे जिक्र हिंदू, मुस्लिम, वक्फ बोर्ड, औरंगजेब, मुस्लिम, मुगल, मटन, इस पर आकर अटक रहा है, तो किस तरह से देखते हैं? और जो पॉलिटिशियंस आपस में मिल रहे हैं तो आप लोगों की कैसे बातचीत होती है इसलिए? देखिए, विपक्ष में जितने लोग हैं जो सेक्युलर साइड पे, वो तो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि दिन भर आप मेहनत करके आते हो। आमदार होना आसान नहीं है। आप बहुत रिसर्च करते हो, बहुत माहिती लेके आते हो और पूरा दिन देखते हो कि डेवलपमेंट के मुद्दे पे नहीं, भावनिक मुद्दे पे चर्चा होती है। लेकिन बाद में आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आपको लोगों ने चुना है, इस सिचुएशन को आपको फेस करना है। डिमोरलाइज होकर नहीं चलता। यही हो सकता है कि आप जितना, आप जैसे चैनल है, आप जैसे लोग हैं, उनसे बात करके जितना हम सत्य को बाहर ला सकें। मैं आज भी कहता हूँ सबसे बड़ा चैलेंज क्या है
कि सुबह 6:30 बजे उठकर गार्डन में लोगों को अपनी विचारधारा बताने के लिए सेक्युलर आदमी नहीं जाता, क्योंकि 70 साल से वो सोया है कि हम तो सेक्युलर देश है। तो 6:30 बजे सुबह कोई ना कोई आदमी आरएसएस का बंदा जाके उनको फेक नैरेटिव बताता रहता है। मुझे लगता है कि जितनी भी सेक्युलर पार्टीज़ है, हमको अब फील्ड में अपनी आइडियोलॉजिकल इन्फ्यूजन के लिए काम करना चाहिए। वो संघर्ष की राजनीति में देख नहीं रहा हूँ। जितने हमारे बड़े नेता हैं वो बहुत कामयाब मिनिस्टर्स रह चुके हैं, अब उनसे वो मेहनत नहीं होती। अब ये है कि जो हमारे संघर्ष के रास्ते हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, हमारे छात्र सभाएं हैं, हमारे यूथ के विंग है, इनको अब आगे आके आइडियोलॉजिकल काम करना पड़ेगा। जितना प्रभावी तौर से सोशल मीडिया ये लोग चला रहे हैं, उतना ही प्रभावी तौर से हमको चलाना पड़ेगा। जब तक मैं ये सोचेंगे नहीं कि मैं आमदा रहूं ना रहूं, संघर्ष आगे बढ़ना चाहिए, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट आना चाहिए, लोगों को सत्य बताना चाहिए। जितने भी हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस आप देखिए ना, हमारा यूथ कहाँ है पता ही नहीं, कांग्रेस का यूथ कहाँ है पता ही नहीं, क्योंकि आपने राजनीति इसलिए की क्योंकि आपको आमदार बनना था, आपको नगर सेवक बनना था। जब वो आशा खत्म हो जाती है तो आपकी राजनीति खत्म हो जाती है, आपकी सोच खत्म हो जाती है। अब हमको एक नई पीढ़ी तैयार करनी पड़ेगी जो आइडियोलॉजिकल है। ठीक, लेकिन ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया गेम ये करना होगा, दूसरी तरफ मैं देखता हूँ ये तो ठीक है कि सोशल मीडिया पर आप बात करें कि अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन एक शख्स जो मंत्री बन चुके हैं, मैं नितेश राणे की बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि हिंदू मल्हार मटन खाएगा और जो मुस्लिम है वो हलाल मटन खाएगा, इस तरह की बातें करना। या फिर हमने देखा कि कैसे एक आदमी कोंकण में जाकर एक आरोप लगाता है कि उसने एक मुस्लिम को पाकिस्तान जिंदाबाद कहने के नारे सुने, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, एक आदमी कहता है और उसके घर को जो है बुलडोज कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के सारे नियमों का उल्लंघन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद, और नितेश राणे पर तो हम भी लगातार बात करते आए हैं, 20 से ज़्यादा FIR जिनके खिलाफ है, उन्हें आप मंत्री बनाते हो, मंत्री बनने के बावजूद वो कहते हैं कि हम हलाल मीट वर्सेस मल्हार मीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता चले कि कौन ये कर रहा है, कोई थूक कर तो नहीं दे रहा है, कोई मुस्लिम तो नहीं दे रहा है। ऐसे तमाम चीज़ें जब बात करते हैं तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये तो सोशल मीडिया है नहीं, ये शख्स अंदर बैठा हुआ है, और अगर इन्हें मंत्री बनाया गया है तो पूरे सरकार का तो इनके ऊपर आशीर्वाद है, ये तो मानना पड़ेगा। देखिए, सरकार तो पूरी तरह से इस पूरी फेक नैरेटिव को सपोर्ट कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नितेश राणे एक टूल है, और नितेश राणे जैसे टूल को क्रिएट भी सरकार और जो आज सैफरन पार्टीज़ है उन्होंने किया है। फॉर्चुनेटली नितेश राणे के केस में जब वो मल्हार और ये सारी बातें कर रहे थे तो समाज से ही आवाज़ आई। हिंदू खाटिक समाज नहीं कहा कि हम तुम्हारी बात नहीं मानते। ये महाराष्ट्र की स्ट्रेंथ है, इसको प्रिजर्व करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कितना भी फेक नैरेटिव क्रिएट करे, महाराष्ट्र आज भी शाह फुले आम्बेडकर की विचारधारा पे चल रहा है। कितना डीप रूटेड होगा भाईचारा कि आज मराठी घाटी समाज के व्यक्ति नासिक में खड़े होकर कह रहे हैं कि हम तो ज़िबा मुसलमान से कराएंगे, तुमसे जो होता है कर लो। राइट, आपको अच्छाई देखनी पड़ेगी, आप सिर्फ ये सैड पार्ट करके क्या करेंगे? तो है, इनको तो आपको हैंडल ही करना है। अब आपको इनको कितना इंटेलिजेंटली आप हैंडल कर सकते हैं, आप कितना इंटेलिजेंटली आप ये सारी सिचुएशन को हैंडल करके अपनी आइडियोलॉजी को आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, सरकार, ये आपका कंक्लूजन आज हम लोग दोनों कर लेते हैं कि हमारी सरकार जो यहाँ है ये बिल्कुल ये इनकी ऑफिशियल पॉलिसी है। इनके सामने बीन बजा के कानून कायदे की बात करना बेकार है। जितना आधार आपको जनता से मिलता है, जितना आप जनता के बीच जाके बात कर सकते हैं, जितना इनके फेक नैरेटिव को काउंटर कर सकते हैं, आपको करना है, और आइडियोलॉजिकल ही काम करना पड़ेगा। आज भी महाराष्ट्र में मेजॉरिटी लोग भाईचारे की बात करते हैं, आज भी लोग जो है साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं। इन्होंने आज ये शुरू किया है, जानते हैं 10 साल बाद इनको वो कामयाबी मिलेगी। आपको सोचना है कि हमको 10 साल लड़ना है, वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार होना है। नितेश राणे जी जो कुछ कहते हैं उनको भी मालूम है कि वो एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। मैं आपको नितेश राणे जी के बहुत सारे वीडियो दिखा सकता हूँ जहाँ पे वो मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, आरएसएस के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो ये तो पेट वर्कर है, तो इनको तो आप स्क्रिप्ट दे दीजिए। कल शायद ऐसा भी दिन आएगा कि नितेश राणे जी फिर सेक्युलर साइड पे आएंगे और इन्हीं को गाली देंगे। यू कैन नेवर से, बट मुझे लगता है कि मजबूती से इसको काउंटर करना चाहिए, यही रास्ता है। लेकिन अब आपने जब कहा
कि जब आप मीडिया के सामने गए या अंदर गए तो हर कोई आपसे लव जिहाद के बारे में सवाल पूछता है, आपसे औरंगज़ेब के बारे में सवाल पूछता है। ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब इस समय महाराष्ट्र में बतौर एक मुस्लिम विधायक काम करना कितना आसान, कितना मुश्किल है, और क्या अभी विधायकों को कोई मराठा है तो उनके जात से या कोई मुस्लिम है तो उनके धर्म से जोड़कर एक आइडेंटिटी के हिसाब से ही देखा जा रहा है, आइडेंटिटी के हिसाब से? बिल्कुल बहुत डिफ़िकल्ट काम है एक मुस्लिम विधायक बन के काम करना, लेकिन मैं उतनी ही फोर्सफुली कह रहा हूँ कि मुझे अपनी आइडेंटिटी मुस्लिम विधायक की तरह से नहीं देखना है। मुझे तो हर समाज ने वोट दिया है ना। अगर 64% भिवंडी का मुझे वोट देता है तो उसमें सिख, ईसाई, हिंदू, मराठी सब है। तो मैं तो इस पहले से जब मैं अच्छे दिन याद करूँ जहाँ सेक्युलर पॉलिटिक्स होती थी तब भी मैं इसको पसंद नहीं करता था, तो मैं अब भी पसंद नहीं करता। मैं समझता हूँ कि जातिवाद, धर्मवाद पीक पे है, लेकिन पीक पे आने के बाद वो नीचे आएगा ज़रूर, और वो हमारे अच्छे बर्ताव से और हम कितना उसको काउंटर कर पाते हैं उससे। क्योंकि ज़मीन के अंदर आप आज ये पेड़ है, ये ज़मीन सरखे से जब ये पेड़ उग के आया, ज़मीन अच्छी है, कुछ गलत पेड़ आ गए हैं वो अपने वक्त से चले आएंगे, हमको होपफुल रहना है। मैं एक मुस्लिम विधायक होने के बावजूद मैं हमेशा हर समाज, हर वर्ग की बात करता हूँ। ये मेरी आइडेंटिटी थी, इसीलिए इतने पोलराइज्ड माहौल में मुझे 64% लोगों ने वोट दिया। तो इट शोज़। जी, तो आप तो जीते लेकिन विपक्ष कमज़ोर हुआ है, तो क्या कमज़ोर विपक्ष का फ़ायदा हुआ है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं? और अब तो कुछ भी कहा जा रहा है ना, ये भी कहा जाता है कि शिवाजी महाराज की सेना में एक भी मुसलमान नहीं था। मतलब इतने सारे अगर बातें सरकार की ओर से किए जाएं तो इसका नैरेटिव का आज नहीं तो कल तो फर्क पड़ेगा। ये सरकार तब तक चलेगी जब तक विपक्ष गलतियां नहीं करेगा। हाँ। आप मानते हैं कि सरकार ये बनी है उसमें विपक्ष का भी बहुत बड़ा रोल है। आप ये भी सोचिए ना, ऐसे एनवायरनमेंट में आप गलतियां कैसे कर सकते हैं? आप कैसे CM DCM बनाने के चक्कर में पड़ गए जब आपको पता है कि आपको चुनाव लड़ना है? तो ये सब क्रेडिट बीजेपी को मत दीजिए, विपक्ष की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो विपक्ष ने नहीं निभाई। There are lot of problems with on our side and let's work on that। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये बड़े दंपत्ति आमदार जो है विपक्ष के वो साइडलाइन होंगे तो नीचे से आवाज़ आएगी। कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती, तो मतलब ईरान के शाह नहीं रहे, रूस का ज़ार नहीं रहा, तो कौन रहता है? मेरे आखिरी एक दो सवाल, लेकिन फिर आप लोग मुद्दे कैसे उठाएंगे और कब उठाएंगे? जब चर्चा इसी पर हो रही है, जब कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तब आप लोग अपने मुद्दे, ये जो ज़मीनी मुद्दे हैं, किसान तो रोज़ मर ही रहे हैं, जो कृषि मंत्री हैं उन पर ही फॉर्जरी का आरोप लगा था जो सिद्ध हुआ, फिर भी अभी उसको लेकर बातचीत हो रही है। एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दिया, उसके बावजूद इन मुद्दों पर लोगों के बीच में चर्चा नहीं हो रही है। तो आप लोग मुद्दे उठाते कैसे हैं और कब उठा रहे हैं? देखिए, बजट पे चर्चा हुई, उसमें मुद्दे उठे। हमारे जो प्रश्न उठ रहे हैं, आपको तारांकित प्रश्न लेने से किसी ने रोका नहीं, लक्षवेधी लेने से कोई रोका नहीं। आप अभी जैसे मैं आपसे बात करके शिक्षा पे बोलने जा रहा हूँ, तो लोग सुन रहे हैं, लोग देख रहे हैं। ये भ्रम है महायुति का कि उनकी राजनीति चल रही है, जैसे हमको भ्रम था कि हमारी राजनीति चल रही है। जिस दिन अगला चुनाव होएगा आप बदलाव देखेंगे। लोग इसको पसंद नहीं कर रहे। लोगों ने जो चुनाव में महायुति को वोट दिया वो महाविकास आघाड़ी की अंदरूनी कलह को देखकर उन्होंने सिक्योर गवर्नमेंट मांगी। अब ये भी सिक्योर नहीं है, तो लोगों को लगेगा कि भैया इनको जिनके काम के लिए वोट दिया था वो तो कर ही नहीं रहे। तो लाजर आप देखेंगे, ये जो मेहंदी का रंग है ना उड़ता जा रहा है, अभी वो फीकी होती जा रही है, एक दिन उड़ जाएगा। मेरा आखिरी सवाल उन तमाम लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे कि ये जो माहौल है ये टेम्परेरी है कि इसका, जैसे कि आपने कहा 10 साल बाद शायद इम्पैक्ट देखने मिले? ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग चिंता जताते हैं। हमारे खास तौर पर जो व्यूवर्स हैं वो भी सभी धर्मों से आते हैं और सेक्युलर लोग हैं जो ऐसे तमाम मुद्दों पर चिंता जताते हैं। तो इन लोगों से आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो कहूँगा कि आपको जो है अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करना है, चाहे आप पॉलिटिक्स में हैं, चाहे आप आम जिंदगी में हैं। डिफ़िकल्ट समय है देश के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छाई होती है वो बाहर आती ही है। महायुति को भ्रम है इस वक्त कि उनकी राजनीति चल रही है। अंदर मैं देख रहा हूँ कि लोग नाराज़ हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप अपना जीवन कैसे जी रहे हैं वो आप देखना चाहते हैं। ये ऊपर की परत होती है ना, जो देख रहे हैं रोज़ झंडे लेकर कहीं पे आंदोलन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल क्लास है। महाराष्ट्र का गोर गरीब किसान, जो दलित है, मुस्लिम है, वंचित है, ये सारे समाज जो है इस वक्त परेशान है, और ये बूमरैंग होगा इस सरकार को। इस तरह से ये राज्य चल नहीं सकता। ये शाहू फुले अम्बेडकर का राज्य है, यहाँ पे बहुत जड़ों तक सेक्युलरिज्म गया हुआ है। आप देखना ये पलटेगा।
बिल्कुल। रईस शेख जी, बजट सत्र चल रहा है, तमाम चर्चाएं चल रही हैं, उस सबके बीच में आपने समय दिया हमें और इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आगे के लिए भी आपका भविष्य। आपका काम मुझे बहुत पसंद है। मेरा सौभाग्य है कि इस चैनल पे मैं आया। मुझे याद ये वीडियो आगे जाने वाली जनरेशंस देखेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इनसे ज़रूर पूछेंगे ये सवाल और आपको भी उनके जवाब भिजवाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। नमस्कार।